नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का, यानी BSSC इंटर लेवल एग्जाम का। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग जीके और जीएस का वीडियो। तो आज का जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज 3 है। तो पहला जो सवाल है उसको देखते हैं। पहला सवाल है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मल्चिंग। ठीक है, क्या है? मल्चिंग। मल्चिंग एक सामग्री की एक सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी की तह के शीर्ष पर फैली हुई है। मल्चिंग मिट्टी की नमी के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और खरपतवार के विकास को कम करने में मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जय सिंह और जसवंत सिंह को। राजा जय सिंह आमेर को और राजा जसवंत सिंह मुगल सेना में योग्यतम सेनापतियों में थे, और औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में राजा जय सिंह को नियुक्त किया था, और राजा जसवंत सिंह को औरंगजेब ने अफगानिस्तान की सीमा पर भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और चुने गए नए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 1/3 सदस्य। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और याद रखिएगा, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को बुलाई गई थी। चलिए, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है, और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी की कीर्ति बादशाह नामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है, किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शाहजहां। ठीक है, आगे चलते हैं। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था, और 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, और गोवा को ही पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय बनाया था, और 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ईस्वी में हारमुज पर भी अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भित्ति। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति चित्रकारी मौजूद है। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का आरंभ भित्ति चित्रों से ही होता है। बादामी, चित्तानवसाल, एलोरा, बाग, अजंता आदि में भित्ति चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। और अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं, और अजंता की गुफाओं में बने चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, और अजंता की गुफाओं की खोज जॉन स्मिथ द्वारा 1819 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी या गई थी? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और साइमन कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी 8 नवंबर 1927 को राज्य सचिव बर्कनहेड द्वारा की गई थी,
और साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसको याद रखिएगा। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का अंग्रेज होना इसके विरोध का प्रमुख कारण है। और 27 दिसंबर 1927 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता A अंसारी ने की थी, इसको भी याद रखिएगा। और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और उसके बाद संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो लिखा हुआ था, इनको लिखा था अरुंधति राय ने। चलिए कुछ पुस्तक का मैं नाम बताऊंगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। सलमान रश्दी 2 years 8 months and 28 nights, ये बुक इन्होंने लिखा था। और चेतन भगत 5 Point Someone और हाफ गर्लफ्रेंड, ये भी इन्होंने लिखा था। और आपका हेलन केलर ने लिखा था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। और क्रिकेट द्रोण जतिन परांजय और आनंद बसु ने लिखा था। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। और मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध डॉक्टर जसवंत राठी ने लिखा था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? एक मिनट को मिटा दो। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1892 ईस्वी में। थोड़ा सा डिटेल बताऊं कि दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे। और नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबेरी सेंट्रल से चुनाव जीता था। और दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और नौरोजी के द्वारा लिखित कुछ पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबल माना जाता है। और नौरोजी ने 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार कर चुके थे। वर्ष 1886 कलकत्ता में, वर्ष 1893 लाहौर में, वर्ष 1906 में कलकत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारह नंबर सवाल है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1990 में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को के मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। जब ये मर गए थे तब इनको मिला था। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। और दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरावी के टंकारा में हुआ था, याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ये भी सवाल पूछा जाता है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। और दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कर नारा दिया था। और दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराया था 1867 में। चलिए, और दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद वह प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। चलिए, देश में वाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। कहाँ? तो सिक्किम में। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में। सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। और सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे और बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया। और 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिए थे। और वह भारत के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर थे।
और वर्ष 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला। और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में पारित किया गया था। इसको याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हजीरा। हजीरा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। और हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। और गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं आपका कांडला, बेदी, मुद्रा, जामनगर, ओखा, भावनगर आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है। किससे है? तो देखिए, वृक्क का संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेफ्रोलॉजी से। चलिए, कुछ रीजनिंग का भी और मैथ का भी सवाल है जिसको मैं बाद में कराऊंगा, अभी मैं इसको नहीं कराऊंगा आप लोगों को। अभी मैं केवल क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं जीके जीएस का। देखिए, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? देखिए, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, या फिर विद्यार्थी के निकट नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, या फिर विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। देखिए, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में नेत्र का जो दूरबिंदु होता है 25 सेंटीमीटर आगे चला जाता है। इसके कारण व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए उसे 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की रीडिंग ग्लास को रीडिंग ग्लास भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि दृष्टि दोष होता है, कुछ दृष्टि दोष का नाम है, जैसे मायोपिया, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और हाइपरमेट्रोपिया इसको उत्तल लेंस से, और अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस से, और प्रेस बायोपिया से बाइफोकल लेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए, आर्कमिडीज का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो है आपका कौन सवाल में है कि नहीं, आधारित नहीं है, तो नहीं है तो आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। ठीक है, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब किसी हवाई जहाज का वजन लिफ्ट बल के बराबर हो जाता है तो हवाई जहाज एक समान वेग से आगे बढ़ने लगता है। और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डूबो जाता है तो वस्तु के भार में आभासी कमी होता है, और यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इसमें जो सिद्धांत का उपयोग जो है वो क्या क्या है जान लीजिए। वो हो जाएगा आपका आर्किमिडीज का जो सिद्धांत का उपयोग है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा डिटेल से अगर आप जानिएगा तो एक प्रश्न में आपको 10 प्रश्न का हल मिलेगा। चलिए, सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, 46 नंबर सवाल है कि मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को अभी आप देखिए, थोड़ा देर पहले ही आप देखें तो मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? मायोपिया। चलिए, और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहा जाता है, और दृष्टि विषम को अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों लाल दिखाई देता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित कम होता है तथा अधिक दूरी तय करता है। प्रकाश के मार्ग में जल की बूंदों एवं धूल कणों द्वारा प्रकाश का चारों तरफ बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। और रेले के अनुसार जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। चलिए 48 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण है वो है इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, मानव द्वारा छवि का निर्माण होना। चलिए ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? 2 8 13 1 है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम जो है इसका बोर के अनुसार इसका विन्यास होता है 2 8 12 2 होना चाहिए, जबकि इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 13 1। कॉपर का देखिए, वहीं आप कॉपर का ले लीजिए तो कॉपर बी नंबर यानी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका Cu29 यानी इसका सिल्वर का हो जाएगा Ag47 और पैलेडियम का हो जाएगा आपका Pd46। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है कि डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि डैश का एक रूप है। किसका रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, झूमिंग। ध्यान दीजिए, झूमिंग भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि सबसे प्राचीन पद्धति है। झूमिंग के तहत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। और स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन प्रणाली या पेड़ी पद्धति भी कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। आइए इसके पूरे अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों को जानते हैं। जैसे राज्य ले लीजिए आप, उत्तरी पूर्वी राज्य में इसको झूम या झूमिंग कहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको दीपा, डाहिया या बेवर कहते हैं। उड़ीसा में इसको कहते हैं पामा डाबी। क्या कहते हैं? पामा डाबी या कोमान या बरिंगा। राजस्थान में कहते हैं वाता या बालतेर। आंध्र प्रदेश में कहते हैं पोडू या पेडा। पश्चिमी घाट में कहते हैं कुमारी। हिमालय क्षेत्र में कहते हैं खील। झारखंड में कहते हैं कुरुआ। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही एक भाग है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, और सतपुड़ा श्रेणी जो है यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवादा। यह आपका नवादा जिला में है। और ककोलत जलप्रपात नवादा शहर से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। और ककोलत जलप्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। और ककोलत जलप्रपात की कुल ऊंचाई 48 मीटर यानी 160 फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये नहीं है। चलिए 54 नंबर सवाल, थोड़ा सा इधर आ जाओ, नहीं आएगा। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो देखिए मारे गए गुलफाम यह जो है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कुछ और प्रमुख रचनाएं जैसे मेला आंचल, परती परी कथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, आदिम रात्रि की महक आदि इत्यादि। चलिए 55 नंबर सवाल ए है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए व्यय होंगे। चलिए बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 56, अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए
अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति उपनाम से जाना जाता है और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी उपनाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और सत्यनारायण सिंह को छोटे साहब उपनाम से जाना जाता है। चलिए, एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो बेरूत, हनोई, निकोसिया, साना कहाँ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेरूत। ठीक है, एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत है और हनोई वियतनाम देश की राजधानी है। हनोई कहाँ है? वियतनाम देश की राजधानी है। और निकोसिया जो है ये आपका साइप्रस देश की राजधानी है। और आपका साना जो है अमन देश की राजधानी है। और मालदीव की राजधानी माले है और सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो देखिए मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा इसको। चलिए, जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था आपका 1956 में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। कितना है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नाम, ठीक है, किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300 ये। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पशुओं का पालन, पशुओं की खेती एक साथ करना। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य आपका जो है केनिया नहीं है। ठीक है, ओपेक का पूरा नाम होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसमें 13 देश का संगठन है ये। कौन कौन सा देश है सो जान लीजिए। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गेबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, या बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, या फिर आपका मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है, या रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ये कथन गलत है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, इसको याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा महेंद्र गिरी या फिर अनाईमुडी, दोनों में से हमको लगता है महेंद्र गिरी ही होगा। हाँ, महेंद्र गिरी ही होना चाहिए। महेंद्र गिरी पर्वत जो है शिखर पूर्वी घाट में स्थित है और अनाईमुडी दक्षिणी भारत में स्थित है। और पूर्वी घाट में स्थित जो है महेंद्र गिरी दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है। और पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जिंदागढ़ा है जो 1690 मीटर है, याद रखिएगा। और महेंद्र गिरी उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है, ये याद रखिएगा। जबकि दूसरा है डोटा बेटा। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस, एक मिनट सवाल को थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108।
अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो इसका हो जाएगा एंडीज। क्या हो जाएगा? एंडीज। थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7,000 किलोमीटर है। और एंडीज पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है और एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। और एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य चिम्ब्रेजी, कोटोपैक्सी और आपका क्रियो प्रियापो और सांगेयाहा तथा एकांकागुआ ज्वालामुखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल बता दिया आपको। 71 नंबर में चलते हैं कि आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरी। ठीक है, क्या कहा जाएगा? दूसरी। याद रखिएगा कि आरबीआई बैंकों को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में बांटता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शिखर धवन को। शिखर धवन क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए, किसको किसको प्राप्त हुआ इसको मैं बता दूं। सचिन तेंदुलकर को जो प्राप्त हुआ वो 1997-98 में। महेंद्र सिंह धोनी को प्राप्त हुआ था आपका 2007 में। विराट कोहली को प्राप्त हुआ था 2018 में और 2020 में रोहित शर्मा को और 1991-92 में हुआ था विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मुखिया और उप मुखिया। ठीक है, मुखिया और उप मुखिया अर्थात ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। चलिए, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 243 पी से जेड जी तक। कुछ मैं अनुच्छेद आपको बताता हूं जिसका कुछ प्रावधान भी है। देखिए, अनुच्छेद 243 पी जो है इसमें परिभाषा बताया गया है नगर पालिका के बारे में। अनुच्छेद 243 क्यू में नगर पालिका का गठन हुआ था। ठीक है, और अनुच्छेद 243 आर में नगर पालिकाओं की संरचना हुआ था। अनुच्छेद 243 एस में, ठीक है, वार्ड समितियों का गठन और संरचना। और अनुच्छेद 243 टी में स्थानों का आरक्षण हुआ था। और अनुच्छेद 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि। और अनुच्छेद 243 जेड जी में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों से हस्तक्षेप वर्णन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1971 तक। बांग्लादेश वर्ष 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था और बंटवारे के समय 1947 ईस्वी पाकिस्तान 2 भागों में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बंटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान आपका वर्तमान में जो बांग्लादेश है, बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके को काटकर बनाया गया था और पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र दूर होने के कारण अलग थलग तथा अपेक्षित महसूस कर रहा था। ठीक है, तो 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान से अलग हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सहायक नदी आपका हो जाएगा इसमें राप्ती नदी। थोड़ा सा मैं नदी के बारे में आपको बता दूं कि राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है और सरयू नदी उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है, इसको भी याद रखिएगा। और घाघरा नदी को कर्नाली नदी नाम से भी जाना जाता है। और घाघरा नदी की सहायक नदियां जो है वो आपका है कुआना, राप्ती, छोटी गंडक आदि। चलिए, अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अशोक रुद्र व एएस माले मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालोबनिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं था। चलिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा दिखा दूं ये सभी। ठीक है, चलिए 79 नंबर सवाल, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, हौसल मंदिर समूह। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला यह हौसल मंदिर 42वां भारतीय स्थल है। और हौसल के पवित्र समूह कर्नाटक के बेलूर, हॉलीवुड और सोमनाथ के प्रसिद्ध हौसल मंदिरों की संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रेंडन फ्रेजर ने। चलिए, बात की पहली और ये भी जान लीजिए कि ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है 95वां अकादमी पुरस्कार। ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म द वेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर रिवॉर्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओडिशा में। बात की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को ओडिशा से लॉन्च किया गया और चीन के प्रेस एजेंसी जिन्हुआ द्वारा दुनिया का पहला एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया गया था। चलिए, इसमें हाँ यहाँ है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ मैं भूल रहा हूँ, शायद मैं भूल रहा हूँ। 1 मिनट आप लोग लाइन में रहिएगा। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए, 101 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। कुछ हाइड्रोजन गैस का पद से रिसा होने पर और हाइड्रोजन गैस के पद का आयतन बढ़ाकर। ठीक है, चलिए 102 नंबर सवाल देखते हैं। 102 नंबर सवाल, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का जो आधार है वह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। बताते चलूं मैं कि भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? D2O होता है। ठीक है ना। और भारी जल की खोज उरे ने 1932 में किया था और साधारण जल में प्राकृतिक रूप से 140 से 150 ppm भारी जल पाया जाता है। चलिए, अभिक्रिया Fe3 प्लस E माइनस Fe2 प्लस O के लिए निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, Fe3 प्लस Fe2 प्लस दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं। ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए, 104 नंबर सवाल देखते हैं कि तारा तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैस तथा तरल के समान व्यवहार करते हैं। चलिए, 105 नंबर सवाल देखते हैं। 1 मिनट आप लोग लाइन में रहिएगा। हाँ, 105 नंबर सवाल यहाँ पर है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो देखिए, COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर सवाल कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, किससे बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, क्या निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अमोनिया। चलिए, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अगला सवाल है, लयन काय की खोज के लिए दुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
1972 ईस्वी में। चलिए, सॉरी 1972 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में। अरे यार कहाँ जा रहा है, 1974 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है आपका ब्रोंकाइटिस, यानी ऑप्शन ए। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी, जीवाणु के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार है, तो रक्त किस ऊतक का एक प्रकार है? तो रक्त जो है वो आपका हो जाएगा संयोजी ऊतक। क्या हो जाएगा? संयोजी ऊतक। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है, क्या होता है? तो इसमें होता है आपका ऑप्शन डी, पुनर्जनन। चलिए, तो ये था जीके जीएस से यानी सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में टेस्ट सीरीज 4 में। तो जय हिंद, जय भारत।